हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमारा सेशन पीसीएस क्विज आपको मदद करेगा आगामी एचसीएस प्री 2022, यूपीपीएससी 2022 जिसका एग्ज़ाम 12 जून को होगा, बीपीएससी 2022 जिसका एग्ज़ाम 7 मई को होगा। इसके अलावा एचसीएस 2022 के अलावा एचसीएस 2021 जिसका प्री कैंसिल हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन पीसीएस क्विज। क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। कथन 2, ये उत्तर में कृष्णा नदी से भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। कथन 3, इसकी राजधानी हम्पी थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही है। विजयनगर साम्राज्य हम आपको बता दें 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना दक्षिण में दो भाइयों ने की थी, हरि और बुक्का। उस वक्त नॉर्थ में उत्तर में सल्तनत काल चल रहा था और सल्तनत काल में भी उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक थे शासक, और उसी वक्त 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। दो भाइयों ने जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, जो कि कथन एक सही है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अलावा ये कृष्णा नदी से भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, ये कथन भी सही है, और इसकी राजधानी हम्पी थी। इस तरह तीनों कथन सही हैं। हम आपको फिर से बता दें, विजयनगर की स्थापना 14वीं सदी में 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने की थी। अपने चरम पर ये उत्तर में कृष्णा नदी से प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये पूरी तरह नष्ट भी हो गया था, यानी इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी और 3 शताब्दी बाद ये पूरी तरह नष्ट भी हो गया था। इसकी राजधानी हम्पी थी। इसकी खोज एक अभियंता ने कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। उसने विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा के स्थल का विशेष रूप से भी उल्लेख किया है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये तीनों कथन सही हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। ये कृष्णा नदी से प्रायद्वीपीय सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कथन दूसरा, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कथन तीसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि तक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3, यानी कथन 1 सही है, कथन 3 सही है, कथन 2 गलत है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने। इसके अलावा हम आपको बता दें, बात करें नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 कारणों से उल्लेखनीय रहा। पहला, इस घटना को यूरोप तथा अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज प्रदान किया। दूसरा, ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह कथन 1 सही है हमारा। कथन 1 था, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर? हाँ, ये पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी। इसके अलावा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब भारतीयों को भी सत्ता में
हिस्सेदारी देनी होगी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर 1930 में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, इस तरह कथन 2 गलत है। हाँ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा 1935 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन अंग्रेजों ने दिया था, अतः कथन 3 सही है। हम आपको बता दें 2 वर्ष के बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और बाद में दूसरे विश्व युद्ध के चलते कांग्रेस ने अपनी सरकार से इस्तीफा भी दे दिया था 1939 में। इस तरह कथन 1 और कथन 3 सही है, कथन 2 गलत है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? पहली नदी रांगो सांगपो, दूसरी दिबांग, तीसरी लोहित, चौथी मानस। केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, ये सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। हम आपको बता दें ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिहांग, दिबांग, रांगो सांगपो, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग आदि। तिब्बत की रांग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदियाँ है। इसके अलावा हिमालय के गिरिपथ में ये सिसंग के नाम से निकलती है और दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दिबांग, सिकांग और लोहित मिलती हैं। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं? पहली नदी ताप्ती, दूसरी साबरमती, तीसरी पेरियार, चौथी शरावती और 5वीं वैगई। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ताप्ती, साबरमती, पेरियार और शरावती नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा वैगई नदी पूर्व की ओर बहती है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हम आपको बता दें पश्चिम की ओर नदियां बहने में ताप्ती के साथ नर्मदा और ताप्ती 2 बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और जवारदन मुख का निर्माण करती हैं। इसके अलावा साबरमती और माही गुजरात की 2 प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। गुजरात राज्य का एक प्रमुख शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गोवा में भी 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, मांडवी और जुआरी। इसके अलावा कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलने वाली शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली भी एक महत्वपूर्ण नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतभुजा जो अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है तथा केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली है तथा अरब सागर में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। केरल की एक अन्य उल्लेख नदी पाम्बा जो पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई बेवनाथ झील में जा गिरती है। इसके अलावा वैगई जो कि तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो हिंद महासागर में जाके गिरती है। यानी ताप्ती, साबरमती, पेरियार, शरावती ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और वैगई नदी जो कि तमिलनाडु की नदी है ये पूर्व की ओर बहती है। इस तरह इसका सही आंसर था ऑप्शन ए केवल 2। इसका सही आंसर था 1, 2, 3 और 4 हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। कथन दूसरा, भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वतः ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन
सत्य है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न तो एक और न ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हम आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है। ये भारत के चुनाव आयुक्त की तरह स्वतंत्र एवं स्वतंत्र होता है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सही है। यानी राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है, न कि केंद्र चुनाव आयुक्त की। जो कि इसके अलावा भारत के चुनाव आयुक्त की तरह ही प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वतंत्र होता है। यानी दोनों कथन सही है। इसके अलावा आपको बता दूं, राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में निहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 सब क्लोज के में, और केंद्र के चुनाव आयुक्त के बारे में निहित है अनुच्छेद 324 भाग 15 में। हमारे आज के पीसीएस क्विज में इतना ही। हमारा पीसीएस क्विज कैसा लगा हमारे लिखे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।